नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा वो पुअर लेडी है और अभिभाषण के बाद थक गई थी। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बार राज्य में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यमुना जहर मामले पर आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में चिट्ठी दी। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर खरगोन के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल समय में ताला लगा रहता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा कि वो पुअर लेडी है और अभिभाषण के बाद थक गई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया। अब इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर शब्द के इस्तेमाल की निंदा करते हैं। कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है जो उसकी गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि देखा गया था, संसद के अंदर राष्ट्रपति मुर्मू ने भाषण दिया था और उसी भाषण पर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। निश्चित तौर पर देखिए, जो एक महिला की गरिमा होती है वह वाद विवाद से ही होती है, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग एक महिला के लिए किया गया, ये काफी निंदनीय है, चाहे वह किसी भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय एक पदाधिकारी जो नेत्री हैं, उन्होंने जब राष्ट्रपति के लिए जब इस प्रकार के शब्द का उच्चारण किया तो ये काफी निंदनीय हो जाता है। और निश्चित तौर पर अब जो अन्य राजनीतिक दल हैं वह इसकी निंदा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उनको इस मामले को लेकर के माफी मांगना चाहिए। जी, जेपी नड्डा ने भी कहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो आदिवासी विरोधी पार्टी है। साथ ही सोनिया गांधी को माफी तो मांगना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने अपशब्द बोले हैं और अपमान भी किया है। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि जो भी राजनीतिक दल है वह अपनी एक मर्यादा के अनुसार लोकसभा में अपना जो भी वार्तालाप है वह करता है, लेकिन देश के सर्वोच्च नागरिक और भारत की राष्ट्रपति के लिए अगर इस प्रकार के शब्दों का चयन अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता करता है तो निश्चित तौर पे वह अशोभनीय होता है और निंदा के लायक होता है। तो अब अन्य राजनीतिक दल भी इस पे कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे और वह निश्चित तौर पर कहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के जो भी शीर्ष नेतृत्व है या जिसने भी ये टीका टिप्पणी की है उनको जल्द से जल्द माफी मांगना चाहिए। जी, और जो इस बार का संसद में बजट सत्र पेश हुआ है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि इस बार किसी भी विदेशी लोगों ने इस बजट सत्र के लिए कोई भी चिंगारी नहीं दी है। साथ ही 2014 से अब तक ये पहला बजट है जो कि विदेशी, पहले और भी कई मामले आते थे जो कि अपराध के लगते थे कि ऐसा बजट से पहले काफी घमासान देखने को मिलता, जो कि इस बार नहीं देखने को मिला है बजट सत्र के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बजट है ये जिस प्रकार से आंकड़े अभी सामने आए हैं और अभी जल्द से जल्द बजट पेश होगा, तो इस प्रकार जो है वह संतुलित बजट माना जा रहा है और जल्द ही ये लोकसभा में पेश होगा। और इस प्रकार का अभी किसी भी प्रकार का कोई भी अभी किसी भी राजनीतिक दल ने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। अब जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद प्रतिक्रियाएं देखना पड़ेगी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद इस बजट में मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं टैक्स या अन्य छूट में लाभ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है।
जी, अगर संसद के अंदर बजट पेश हो रहा है तो उस दौरान सोनिया गांधी तो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो ये भी बोल दिया, अगर राष्ट्रपति मुर्मू अपना भाषण दे रही है तो उन्होंने तो बोरिंग ही बोल दिया है कि ये जो भाषण था वो बोरिंग था। देखिए, बोरिंग भाषण की बात की जाए तो नेता जो होता है वह सभी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपना संतुलित अभिभाषण या भाषण दे। लेकिन उस भाषण में आपके लिए क्या काम का है, आपको ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वरिष्ठता के आधार पर जब वे देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, तो उनको उस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। और अगर आपको उस बजट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस भाषण में या उस भाषण में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाना चाहिए था। लेकिन किसी के ऊपर आरोप लेकर के छीटाकसी करना, ये एक नया ट्रेंड है जिसको कहीं भी नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति अगर किसी प्रकार का भाषण या कोई अच्छी ज्ञान की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर आप उसको ग्रहण करिए, और अगर आपको लगता है कि ये भाषण उनके लायक नहीं था तो उनको तत्काल लोकसभा का सदन छोड़ करके अन्य कहीं जगह पर चले जाना चाहिए। जी, ये संसद के अंदर पहली बार ही नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार महिलाओं को लेकर अपशब्द कहे गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल ज्यादातर महिलाओं के लिए कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो काफी निंदनीय अशोभनीय होता है, और ये काफी निंदनीय है, क्योंकि अगर ये लोकतंत्र हमारा देश है और महिलाओं को जिस प्रकार से आरक्षण की बात की जाती है, महिलाएं सर्वप्रथम के लिए बात की जाती है, चुनाव में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और निश्चित तौर पर संसद में चुन करके जब सांसद पहुंचती हैं तो वे जनता के लिए अपनी बात को लोकसभा और राज्यसभा में रखती हैं। तो जब लोकतंत्र ने और हमारे समाज ने जब इतना उनको बढ़ावा देने के लिए बात की है, तो उनको अशोभनीय या निंदनीय टिप्पणी करना ये कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बार राज्य में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम चुनाव और राम वनगमन पथ समेत कई मुद्दों पर जानकारी दी। अरुण साव ने कहा कि राज्य में 1.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। ये उपलब्धि बताती है कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार किसानों के हित में समर्पित है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी धान खरीदी को लेकर शुरू से ही भ्रम फैला रही थी और झूठ बोलने का काम कर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी कांग्रेस के अफवाहों का करारा जवाब है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में खेती में आगे बढ़ रहा है। धमतरी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ पर साव ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पार्टी इसका संज्ञान लेगी। और बता दें कि शहर के होटल में बीफ मिलने को लेकर भी कहा कि शासन और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी को लेकर विषय बहुत ही स्पष्ट कर दिया है और एक अपॉर्चुनिटी भी दी है टोकन काटने का, कि जो नहीं कटा पाए हैं और जिनके भी टोकन कटे हैं उन सब किसानों की धान की खरीदी होगी। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में धान खरीदी की लगातार व्यवस्था की, मॉनिटरिंग की और उत्साहपूर्वक किसानों ने धान बेचा और बहुत जल्दी कृषक उन्नति योजना की राशि उनके खाते में जाएगी। आज अंतिम दिन है, पूरी कैलकुलेशन गणना के बाद सभी किसानों को बचा हुआ राशि शीघ्र उनके खाते में डाला जाएगा। बजट आने वाला है, आम बजट कल आएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस बार धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस बार धान की खरीदी है वो पहले से ज़्यादा हुई है और साथ ही कहा है कि 1.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जो अब तक का सबसे अधिक है। और यह उपलब्धि बताती है कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार किसानों के हित में हमेशा समर्पित रही है।
साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी धान खरीदी को लेकर शुरू से ही भ्रम फैला रही थी। साथ ही कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं, झूठ फैलाने के भी आरोप लगाए। धान खरीदी के समय जो कांग्रेस काफी सरकार को घेर रही थी, उसको लेकर भी पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा है कि जो कांग्रेस है वो लगातार भ्रम फैलाती है और झूठ बोलने का काम भी करती है। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी कांग्रेस के अफवाहों का करारा जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। बता दें कि किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में खेती में आगे बढ़ा है। वहीं धमतरी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, उसको लेकर भी साव ने कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि जो शहर के होटल में बीफ मिल रहा है या फिर जो बेचा जा रहा है, उसको लेकर भी बयान दिया गया है कि शासन और प्रशासन त्वरित इस पर कार्रवाई करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पिछले साल से इस बार धान खरीदी ज्यादा हुई है और रिकॉर्ड भी टूटा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यमुना जहर मामले पर आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में चिट्ठी दी। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ पहुंचे थे। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल बिना अपॉइंटमेंट के चुनाव आयोग के कार्यालय गए थे। हालांकि आयोग ने इस स्पेशल केस मानकर केजरीवाल से मीटिंग की। 15 जनवरी के बाद से अमोनिया का स्तर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है, लगभग 3.2 ppm और कुछ दिनों बाद 7 ppm तक पहुंच गया। ऐसा लगा कि हरियाणा की ओर से प्रदूषित पानी भेजकर दिल्ली चुनावों को प्रभावित करने का जानबूझकर प्रयास किया गया था। चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। यह जहरीला पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ ही नहीं हो सकता। बीजेपी वाले दिल्ली वालों का नरसंहार करना चाहते हैं, हम यह बिल्कुल नहीं होने देंगे। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि देखा गया है कि जो यमुना को लेकर है जो विवाद है वो काफी बढ़ गया है और केजरीवाल ने कहा है कि सीएम जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी के खिलाफ FIR दर्ज हो और साथ ही जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यमुना का पानी जहरीला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने देखा था कि आतिशी जी ने एक्स पे एक पोस्ट किया था जिसमें कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा को भी जो है उसको लिख किया था और अभी खबरें आ रही हैं कि जैसे कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर साहब है नायब सिंह सैनी, वो पल्ला गांव आए थे, उसके घाट पे गए थे, उन्होंने उस पानी को पिया था जो कि हरियाणा से आ रहा, उसका यत्न किया था। तो ऐसी स्थिति में ये चूंकि इलेक्शन सर पे है और आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है इस समय, और कोई आरोप लगा रहा है हरियाणा पे लगा रहा है, लेकिन हरियाणा वाले दिखा रहे हैं कि नहीं, अमोनिया का जो स्तर है वो उतना नहीं है, अमोनिया का स्तर जो है वो दिल्ली में आके बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का माहौल चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, एक का आरोप लगाएगा दूसरा खंडन करेगा, इस तरीके की जो है आप देखते रहेंगे कि ये सारी जो कवायद है वो 5 फरवरी तक चलती रहेगी। उसके बाद यमुना मैया फिर अपने उसी स्तर पे अपना प्रदूषण से भरी बैठती रहेंगी, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले चुनाव में भी कहा था कि अगले 5 साल के अंदर केजरी साहब ने कहा था कि यमुना का पानी जो है वो पीने लायक हो जाएगा, उसका यत्न कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि राजनीति तो राजनीति है, इस तरीके से जो है भारत की जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उनको राजनीतिक मुद्दा बना के रखा जाता है। जी आलोक जी, केजरीवाल की ही सरकार थी जो यमुना का पानी वो बोल रहे कि पहले 3.2 ppm था और उससे बढ़कर 7 ppm हो गया है, मतलब प्रदूषित हो गया है। तो उन्हीं की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने साफ क्यों नहीं करवाया, पानी सही क्यों नहीं करवाया? केजरीवाल साहब का कहना है कि ये जो प्रदूषण है वो हरियाणा से आ रहा है, जैसा कि उनके पास ये 10 रन वाली स्थिति रहती है, आरोप लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो विजुअल आ रहे हैं जिसमें
हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं पल्ला गांव के अंदर, पल्ला घाट के ऊपर। तो ऐसे में लग रहा है कि हरियाणा से जो है गंदगी नहीं आ रही है, ये कहीं रास्ते में ही जो इफ्लुएंट है, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, वही इसके अंदर जो है इसका अमोनिया का जो परसेंटेज है 7 ppm पार्टिकल पर मिलियंस, वो बढ़ाने की हो रहा है। तो ये जांच का विषय है, कोई इतना आसान नहीं है किसी पे आरोप लगाना, क्योंकि ये थोड़ा सा वैज्ञानिक तत्व है। देखना पड़ेगा कि कहाँ से जो है अमोनिया के कंटेंट्स जो है बढ़ रहे हैं। केवल आरोप लगाना ये तो केवल राजनीतिक स्थिति है, लेकिन अगर आम जनता को देखा जाए, उसके दुख दर्द को देखा जाए, तो ये देखने वाली बात है कि कहाँ से ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे अमोनिया का रिसाव हो रहा है, जिसके वजह से पार्टिकल आ रहे हैं। क्योंकि अमोनिया एक जहरीली गैस है, अगर इसके पार्टिकल अगर पानी के अंदर पड़ रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इतना ज्यादा परसेंटेज बढ़ने से जो सीवेज है, जो इनका वाटर प्योरिफिकेशन वाले भी प्लांट्स हैं, जो आपके प्योरीफायर्स हैं, वो भी अमोनिया की इतनी मात्रा को फिल्टर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक गंभीर विषय है, इसको राजनीतिक ना बनाया जाए और जनता को ध्यान में रखते हुए इसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां से भी अमोनिया के कंटेंट्स बढ़ रहे हैं, वहां के सोर्स को तुरंत बंद कराना चाहिए। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा था यमुना पानी को लेकर और कहा था कि केजरीवाल की कौन सी लेबोरेटरी है जिसमें जो पानी है वो चेक किया जा रहा है। बता दें कि यमुना का जो पानी प्रदूषित है उसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों जो पार्टी है या अन्य पार्टी है वो चुनाव से पहले एक दूसरे को घेरने में जुट गई है। साथ ही जो केजरीवाल है उन्होंने हरियाणा के सीएम पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने यमुना का पानी जानबूझकर जहरीला किया है। ये केजरीवाल ने सीएम नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाया या निशाना साधा, तंज भी कह सकते हैं। और बता दें कि हरियाणा सीएम के खिलाफ दर्ज हो क्रिमिनल केस, ये केजरीवाल ने कहा है और जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया जा रहा है, ये भी केजरीवाल निशाना साध रहे हैं हरियाणा के सीएम पर। वहीं आपको बता दें कि यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब तो यमुना का जो पानी है वो 3.2 ppm से बढ़कर 7 ppm हो गया है। और जो आपके सांसद है सौरभ शर्मा, उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि ये जो पानी है वो पीकर दिखाए तो उनको पता लगेगा, साथ ही वो हॉस्पिटल में नजर आएंगे, ये सौरभ शर्मा ने कहा है। वहीं बता दें कि भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है, ये भी कहा गया है। वहीं इस पर हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी, जो यमुना का पानी है उसको लेकर विवाद हो रहा है और साथ ही यमुना के पानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो पानी है यमुना का पानी वो भी पीते हैं, उन्होंने भी बोला था। जी हाँ, देखिए यमुना इस समय एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन के तैयार हो गया है और आप देख रहे हैं कि 13 साल से आप पार्टी थी और उसका प्रथम मुद्दा ये था कि हम यमुना को जो है उस पानी साफ कर देंगे, पीने योग्य बना देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 13 साल बाद भी यमुना का पानी का अमोनिया के कंटेंट इतने ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने कहा है कि ये जिस लेबोरेटरी से चेक किया गया है उस पर उनको विश्वास नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पल्ला गांव में नायब सिंह सैनी साहब ने, जो कि मंत्री है हरियाणा के, उन्होंने पानी को पिया है, तो इसका मतलब ये कि हरियाणा से तो पानी सही चल रहा है, कहीं रास्ते में ऐसा हो रहा है कि कुछ कंटेंट अमोनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी हो रही है कि जहाँ से अमोनिया के कंटेंट मिल रहे हैं और उनका परसेंटेज जो है पर मिलियन पार्टिकल पर मिलियन अमोनिया का है, जो वो खतरे के निशान से बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है और आप देख रहे हैं कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। केजरीवाल साहब इसको लेकर आयोग तक पहुंच गए हैं और साथ में इसके पक्ष में विपक्ष में इसको डाइल्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है आने वाले समय में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और इसमें जो देखा जा रहा है केजरीवाल साहब अपना पल्ला झाड़ने के लिए हमेशा की तरह जो है हरियाणा पे, या जब उसकी सरकार पंजाब में नहीं होती थी तो पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में होती थी पराली के लिए पंजाब को दोषी ठहराते थे, ये वही पुरानी बातें कर रहे हैं। लेकिन आम जनता जो इससे सफर कर रही है उसके लिए
ना केंद्र सरकार ना आपकी राज्य सरकार इस मुद्दे को ढंग से सोच रही है, इसको हल करने की कोशिश कर रही है। जी, चुनाव से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा और इसी को लेकर जो सांसद है, आपके सांसद सौरभ शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि वो जो पीपीएम का पानी बढ़ा है, मतलब 3 से लेकर 7 हुआ है, वो पानी भाजपा वाले पिए और वो अस्पताल में भर्ती होंगे। नहीं, देखिए यहाँ पानी तो मुख्यमंत्री जी ने उसको पिया ही है अपने, जहाँ पे जो हरियाणा से वो आ रहा है, तो इसलिए ये कहना जो वो अभी उचित नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप देख रही कि एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इसलिए जो है सत्ता वो विपक्ष जो भी है वहां पे दिल्ली सरकार विधानसभा के चुनाव के लिए वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि उससे बेहतर होता कि दोनों मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करते। हालांकि ये मुख्य रूप से जो है केजरीवाल की आप सरकार का काम था, जो पिछले 13 साल से कह रहे हैं कि हम इसको साफ कर लेंगे। उसका जो मुख्य कारण है उसी को आप रिसर्च करके जो है आप पता लगा लेते कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है और एक ब्लूप्रिंट या एक रिपोर्ट डीपीपी डिटेल बन जाती, जिसको आने वाले समय में आज नहीं तो कल जो है यमुना को तो साफ करना है, दिल्ली की जनता को बचाना है। इस बात पे जो है गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना के जो है वोट बैंक की तरह इसको जो है विधानसभा के चुनाव में यूज करना चाहिए। जी, जो यमुना का मुद्दा है वो काफी गर्मा गया है। अगर यमुना का पानी साफ नहीं है तो कोर्ट ने भी केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था और सबूत भी मांगे थे, तो अभी तक उन्होंने तो पेश नहीं किए। नहीं, उनको पेश करना चाहिए था, कोर्ट में उनको जाना चाहिए था। पानी की थे और पानी की डिटेल रिपोर्ट्स जो उनके कंटामिनेशन है, जो उनके अंदर जो चीजें उसमें है, जैसे अमोनिया का जो परसेंटेज बताया है, उसकी एक सरकारी लैब से उसकी रिपोर्ट लिख के आपको कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वहां की जनता को तो पानी पीना ही है, जनता को जीवित रहना ही है, नेचुरल रिसोर्सेस को हमको संभाल के रखना ही है। इसका जो राजनीतिकरण होता है, विशेषकर जब चुनावी मुद्दों में राजनीतिकरण होता है, वो बड़ा दुखद होता है। इसलिए ये प्रार्थना करते हैं, आम जनता करती है, चाहे क्योंकि आम जनता तो चुनाव लड़ती नहीं, वो तो वोट डालती है। उसकी तो मुसीबत है कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। तो किस तरीके से हम किस सरकार को लेकर आए जो यमुना को जो ढंग से करे, क्योंकि वो देख रही कि आप पार्टी जिस तरीके से 13 साल पे केवल जो है वायदे करे जा रहे हैं और लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उनको अगर फिर से चुनाव जीतना है और करना है तो कुछ करके दिखाना चाहिए, ताकि वहां की जनता का भला हो। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप से कुछ किसी का कोई भला होने वाला नहीं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर खरगोन के सुखलाल फाल्या के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल समय में ताला लगा रहता है। ग्रामीण पालकों का आरोप है कि शिक्षक नियमित स्कूल नहीं आते हैं। बच्चों का भविष्य अधर में है। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है और शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि मॉनिटरिंग करने और दंडित करने के बजाय बोले कि लिखित शिकायत मिलेगी तो ही कार्रवाई करेंगे। बता दें, पिछले 4 से 5 साल मतलब 4-5 साल से बंद है। ठीक है, टीचरों की लापरवाही के वजह से यहाँ के बच्चों को हम लोगों ने दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि टीचर है कभी कभार आते हैं, समय उनका निश्चित नहीं है। तो हमने यहाँ के बच्चों को मतलब उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए हमने वो बड़वा विकास खंड के अंतर्गत जो स्कूल आती है वहाँ जाते हैं हमारे बच्चे इधर के पढ़ने दूसरे ब्लॉक में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे इधर के बच्चे 50-60 बच्चे टोटल, पर वो दूसरे ब्लॉक में पढ़ने के लिए जैसे 3-4 किलोमीटर पढ़ने, रास्ता खराब है, बारिश के समय में नाला आ जाता है, नाले में बच्चे पढ़ने के लिए जाते जा नहीं पाते। और एक हमारे इधर एक आंगनवाड़ी की बहुत साल से मांग कर रखी, पर आंगनवाड़ी हमारे इधर आई नहीं। जब से हमारे इधर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घर बैठे रहते हैं और आंगनवाड़ी की बहुत साल से मांग करें, आंगनवाड़ी हमारे इधर है नहीं। हमको एक आंगनवाड़ी की मांग कही कि स्कूल की सर्व शिक्षित चालू होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, बच्चे बाहर जा रहे थे, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? बच्चों का यहाँ से पलायन, दूसरे स्कूलों में पलायन क्यों हो रहा है? क्या इसका मेन वजह क्या है? मास्टर आता है पर इसमें मास्टर बैठता नहीं ना पढ़ाने के लिए, तो बच्चे दूसरे ब्लॉक में पढ़ने के लिए आते हैं। ये स्कूल 4-5 साल से बंद है और मास्टर 1 महीने में 1 बार आते हैं। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 2 है। 2। अच्छा,
तो क्या दोनों नियमित नहीं आते, रेगुलर नहीं आते यहाँ पे? हाँ, नहीं आते। नहीं आते, कब आते हैं? ये 1 महीने में एक दो बार सिर्फ देख रेख करने के लिए ना। मेरे को भी कार्य मतलब ग्रहण किए हुए 2-3 महीने हुए हैं और मेरे यहाँ दोनों जन शिक्षक वो स्कूलों में दौरे करते थे। अभी कुछ समय पहले सरकार ने जन शिक्षक को हटा दिया है और मुझे भी समय में नहीं मिल पाया है। कुछ स्कूलों में गया भी हूँ मैं, बाकी स्कूलों में मैं जल्दी जाऊँगा। तो मॉनिटरिंग का फिर क्या आधार है? मॉनिटरिंग के आधार जन शिक्षक के नहीं होने से मॉनिटरिंग थोड़ा सा अभी धीमा है। और मुझे कोई शिकायत मिलती है तो उस स्कूल में जाता हूँ। कुछ स्कूलों में ऐसी शिकायतें पाई गई कि टीचर मतलब आते नहीं है और इनके कारण जो है बच्चे दूसरी जगह। कोई शिकायत आए ना तो मुझे पता पड़े ना सर। आपके संकुल के जो सुखलाल फालिया शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर जो है 2 टीचर पदस्थ है। 2 टीचर पदस्थ है? जी हाँ। सुखलाल फालिया का ये है साहब कि वहाँ पर दर्ज संख्या 0 है और उसकी हम बाकायदा सूचना हमारे उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खरगोन से संवाददाता भोलेराम बिरला जुड़ गए। भोलेराम, प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है और 4 से 5 साल हो गए हैं स्कूल बंद है और यहाँ पर शिक्षक भी नहीं आते हैं, क्या है पूरा मामला? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बता दें कि प्राथमिक शाला का मामला है और जो स्कूल है 4 से 5 साल से बंद पड़ा है और शिक्षक है नहीं आते हैं और जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में है। बता दें कि यहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ है और दोनों ही नहीं आते हैं और इसी वजह से बच्चों को दूसरे ब्लॉक में पढ़ने जाना पड़ता है और बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में है और बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पैदल आना पड़ता है और साथ ही शिक्षकों का कहना है कि मॉनिटरिंग करने और दंडित करने के बजाय उन्हें लिखित में शिकायत मिलेगी तो ही कार्रवाई करेंगे और अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि स्कूल में ताला लगा रहता है और एक शिक्षक स्कूल में सेवा दे रहे हैं और दूसरे घर में बैठकर वेतन ले रहे हैं। आखिर कब होगी इस पे कार्रवाई? जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं और 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वह पढ़ने आते हैं पर पता लगता है कि शिक्षक ही स्कूल में मौजूद नहीं है और जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। और ये जो स्कूल है वो 4 से 5 साल हो गए हैं बंद ही है। बता दें कि शिक्षक नियमित स्कूल नहीं आते हैं, साथ ही स्कूल में समय में ताला लगा रहता है। 4 से 5 साल हो गए हैं स्कूल बंद ही है और यहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ है जिसमें एक शिक्षक आते हैं और दूसरे नहीं आते हैं। साथ ही अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।